Hi everyone, क्या हाल चाल। वेलकम टू न्यू डेटा 247। माय नेम इज नितेश जिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? सभी का स्वागत है बेटा पार्ट 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम लोग पूरा का पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिनिश कर देंगे। 2 से 3 सवाल, यस 2 से 3 सवाल आपके नीट के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आएंगे बेटा, और आप लोग 100% बेटा सवाल वो कर पाओगे अगर आप लोगों ने ये 2 पार्ट देख लिए हैं तो। ठीक है, पार्ट 1 बेटा ऑलरेडी आ चुका है, उसका वो हमने क्लास ऑलरेडी ले चुकी है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके खत्म कर देंगे हमारे चैप्टर को। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड है। फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि हाँ जी सर बहुत एक्साइटेड है, पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, खत्म करते हैं इस चैप्टर को और अपने मार्क्स सिक्योर करते हैं। राइट राइट, ठीक है। देखिए जब है ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स तो है ही है, इसके साथ साथ एक और पोर्शन होता है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम सुने होगा भी इसका, नाम सुने हो। एक और होता है पोर्शन बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री के लिए बेटा मैं एक नई क्लास लूंगा, है ना। इस वाली पर्टिकुलर क्लास में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं। थर्मोकेमिस्ट्री एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का ही, तो थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग एक न्यू क्लास में लेंगे, है ना, दूसरी क्लास में लेंगे। आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आज हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका रिमेनिंग पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग वर्क को कवर करने वाले हैं, फिर बेटा एंट्रोपी आएगी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की बेटा आपकी नई क्लास रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी, उसमें हम लोग ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पार्ट में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, जो बेसिक्स थे, बेसिक टर्म पढ़ लिए थे हम लोगों ने, अलग अलग तरीके के प्रोसेस पढ़ लिए थे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर ये प्रोसेस आ गए थे, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हम लोगों ने समझ लिया था, फिर थोड़ा बहुत वर्क को समझा था, थोड़ा बहुत हमने हीट को समझा था, और फिर आपकी इंटरनल एनर्जी आ गई थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स देखे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, साइक्लिक, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दी थी बेटा? एंथैल्पी डिफाइन कर दी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एंथैल्पी आ गई थी आपकी। राइट, ये हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देख लिए थे, ये सब कुछ हमने देख लिया। देखो कुछ सवाल भी करे थे, सवाल करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन था, आप लोगों से सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट में मुझे आंसर बता के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हीट पढ़ी थी। ये देखो हीट के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे, और एंड में आया था आप लोगों का ये मेयर्स फॉर्मूला, पॉइजन रेशियो और Cp/Cv के रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने एटॉमिसिटी पे बात करी थी कि यार मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक लीनियर है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर या फिर पॉलीएटॉमिक, इतनी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, हीट को हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। राइट, ठीक है, आई होप आप लोगों ने बेटा पहला पार्ट देख लिया है, देख लिया है ना। एक बार चैट सेक्शन में बताओ जी। हाँ, आई होप आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा वर्क से, है ना। देखो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्क की, वो हम लोगों ने पहले पार्ट में ले ली थी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने पहले पार्ट में ले ली थी, हालांकि मैं आप लोगों को वापस से ही सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, हम लोगों ने बेटा पहले पार्ट में क्या पढ़ा था कि यार जो हम वर्क पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वर्क है बेटा? वो है बेटा पीवी वर्क, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क? जैसे अगर सपोज करो ये आपको ग्राफ दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और ऐसा कुछ आप लोगों को ग्राफ बना रखा है, ये कुछ आपका ग्राफ बना रखा है, तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालो, इसका मतलब क्या? ये आप लोग ले लो पूरा का पूरा कर्व, ये पूरा का पूरा कर्व ले लो, और आप लोग एरिया अंडर कर्व निकालो, इसका एरिया निकालो, तो ये क्या आता है बेटा? वर्क डन आता है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन है बेटा एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ या फिर पीवी कर्व, ये आपका क्या होता है बेटा? वर्क डन होता है। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो कैसे करोगे बेटा इंटीग्रेट? कैसे करोगे इंटीग्रेट? एक ऐसी स्ट्रिप लोगे, एक ऐसी ये स्ट्रिप ले लोगे, किसकी बेटा? डीवी लेंथ की। ये एक स्ट्रिप ले लोगे बेटा किसकी? डीवी लेंथ की। इनिशियल वॉल्यूम में क्या मान लेता हूं? सपोज करो इनिशियल वॉल्यूम मान लेता हूं V1, फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग V2। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ये बेटा V1 से लेके V2 मूव करेगी, और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आता था बेटा? जनरल फॉर्मूला क्या आता था वर्क का? वर्क का जनरल फॉर्मूला आता था माइनस ऑफ इंटीग्रल P dV, ये आता था वर्क का जनरल फॉर्मूला। राइट राइट, बताइए बेटा, है ना, ये हम लोगों ने बात करी थी।
ये हम लोगों ने बात करी थी, बिल्कुल करी थी। अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स अगर लगाना चाहो तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, v1 से लेके v2 हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब जैसे हम लोगों ने बेटा हीट अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ी कि यार स्पेसिफिक हीट होती है, हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ऐसी बेटा वर्क है वो भी अलग अलग प्रोसेस में होता है। जैसे देखो सबसे पहला क्या है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको जनरल फॉर्मूला लेके चलना है और आपको फिर डिराइव करना है। जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें पता है इसमें प्रेशर इज कांस्टेंट। कैसे, अरे कल या जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। कहाँ पढ़ा था सर, हम तो गजनी है, हम तो भूल गए सर। यहाँ देखिए बेटा, जब आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बताए थे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये इरिवर्सिबल है। हाँ जी, क्या बोल रहा है, प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। देखो प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और वही अगर बेटा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पहले यहाँ पे हम लोग पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। तो जो आपका जनरल फॉर्मूला था, क्या था आपका जनरल फॉर्मूला, माइनस ऑफ इंटीग्रल पी डीवी, ये था। अब अगर P कांस्टेंट है तो P क्या करेगा बेटा, बाहर आ जाएगा। सही है सर। तो जैसे ही P बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ P इंटीग्रल dV। अगर मैं लिमिट्स लगाना चाहूं तो V1 से लेके V2। सही है। dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V। dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V। अपर लिमिट क्या है V2, लोअर लिमिट क्या है V1। तो क्या यहाँ पे ये बन रहा है, वर्क इक्वल्स टू माइनस P इंटू V2 माइनस V1। और V2 माइनस V1 को मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा V भी बोल सकता हूं, चेंज इन वॉल्यूम। अरे हाँ ना, V2 माइनस V1 को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, चेंज इन वॉल्यूम भी तो बोल सकता हूं। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जिसमें प्रेशर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्क किसके लिए, वर्क किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, तो वो क्या है बेटा, माइनस पी डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या है बेटा, V2 माइनस V1। डेल्टा वी क्या है बेटा, V2 माइनस V1। दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, ये एक फॉर्मूला, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, है ना, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देख लिया था, डिराइव मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। अब देखो ये वर्ड पहले तो बोलना क्या चाह रहे हैं आपसे, अब बोल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब प्रेशर इज वेरिएबल। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ जी सर, प्रेशर वेरी कर रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो सबसे पहले लिखो वर्क का जनरल फॉर्मूला। क्या था वर्क का जनरल फॉर्मूला, क्या था वर्क का जनरल फॉर्मूला, वर्क का जनरल फॉर्मूला था माइनस ऑफ इंटीग्रल पी डीवी, ये था, बिल्कुल सही। अब यहीं से ही हम लोग डिराइव करके चलेंगे। अब देखो क्या इस बार प्रेशर को बाहर ले सकते हो क्या, नहीं, प्रेशर वेरिएबल है बाबू। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के बाहर थोड़ी ना जाएगा, जो कांस्टेंट होती है चीज वो जाती है इंटीग्रेशन के बाहर। तो इस बार तो ये नहीं जा सकता, प्रेशर तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस मान के चल लूं, ठीक है सर, आइडियल गैस मान लेते हैं। आइडियल गैस मानते से ही पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ जाता है। क्या है बेटा ये, क्या है सर, हमें तो नहीं पता है सर, आप ही बता दीजिए ये क्या है। ये क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो क्या यहाँ से प्रेशर को मैं लिख सकता हूं एन आर टी बाई वी, बताइए, एन आर टी बाई वी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। और इस P की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं, इस P की जगह मैं डाल देता हूं एन आर टी बाई वी, बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर जो वर्क डन आ रहा है, क्या ये आ गया, देखो माइनस इंटीग्रल P की जगह मैं क्या डाल रहा हूं, एन आर टी बाई वी। तो एन आर टी बाई वी डी वी, सही है या नहीं है, यहां तक कोई समस्या बेटा जीवन में, यहां तक तो हमने कुछ करा ही नहीं है, बस प्रेशर को रिप्लेस कर दिया है एन आर टी बाई वी से, सही है। अब जरा यहां देखो, हम लोग मोल्स मोल्स क्या मानते हुए चल रहे हैं, कांस्टेंट। मोल्स में हम लोग नहीं बोल रहे यार, अरे यार गैस या तो कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है, तो उसमें मोल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। आपने गैस को कंप्रेस करा या फिर गैस को एक्सपैंड करा तो मोल्स थोड़ी ना चेंज होंगे बेटा, मोल्स रिमेन सेम। आर इज कांस्टेंट, टी भी हम लोग क्या मानते हुए चल रहे हैं, कांस्टेंट। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस माना है। तो क्या एनआरटी पूरा का पूरा आपको कांस्टेंट दिख गया, हाँ, एनआरटी पूरा का पूरा कांस्टेंट दिख गया, तो इसको क्या ले लो, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो।
जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया बेटा, माइनस एन आर टी इंटीग्रल डीवी बाय वी। बोलिए जी, बोलिए जी। चाहो तो लिमिट भी लगा दो। लिमिट क्या है बेटा, लोअर लिमिट इज v1, अपर लिमिट इज v2। बिल्कुल सही है। हाँ जी, dv बाय v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, dx बाय x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, dx अपॉन x, क्या इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, तो पढ़ा होगा बेटा आपने, है ना। तो dv बाय v, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, ln ऑफ v। अपर लिमिट क्या है बेटा v2, लोअर लिमिट क्या है v1। जूम कर दे बेटा थोड़ा, जूम जूम जूम, ये आ गया देखो, ये आ गया देखो, ये आ गया। अपर लिमिट ये देखो ln v आ गया, है ना, अपर लिमिट v2 आ गया, लोअर लिमिट v1 आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ये आएगा बेटा, अपर लिमिट क्या है ln v2 हो जाएगा माइनस ln v1। अब बचपन में बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, log m माइनस log n, क्या होता है बेटा, log m डिवाइडेड बाय n, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयरफॉर वर्क डन क्या बन गया, माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ln ऑफ v2 अपॉन v1। बोलिए जी, बोलिए जी। सत्य वचन, सत्य वचन है या नहीं है बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो आपका जनरल फॉर्म, आपका फॉर्मूला क्या बन गया। अच्छा ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो, क्योंकि उसमें ही आपका प्रेशर वेरिएबल होता है, और जब टेम्परेचर भी आपका क्या हो, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में बोलेगा, है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्वेश्चन में बताएगा कि यह रिवर्सिबल है या आइसोथर्मल है। हाँ जी, क्वेश्चन में वो बताएगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, वर्क रिवर्सिबल कितना आ गया आपका, माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इस ln को अगर हमें log में कन्वर्ट करना है तो क्या ये बन जाएगा, वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग v2 अपॉन v1। कुछ नहीं, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर आपको log में कन्वर्ट करना है तो, अगर आपको log में कन्वर्ट करना है तो। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक और बात सुनो बेटा, एक और बात सुनो, क्या यहाँ पे टेम्परेचर, क्या यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट करते से ही बेटा आपको एक चीज याद आनी चाहिए। क्या चीज याद आनी चाहिए, आपको याद आना चाहिए बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है ना बेटा, जो किस में लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट में लगता है। तो बॉयल्स लॉ के साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, बॉयल्स लॉ बोलता था P1V1 इक्वल्स टू P2V2। सत्य वचन। तो क्या यहां से देखो, ये इस v को नीचे ले जाओ, इस p को यहां ले जाओ, तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं P1 अपॉन P2 इज V2 अपॉन V1। बोलिए, देख लो आराम से, बॉयल्स लॉ से निकाला हमने, देख लो आराम से। ये क्यों क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे एक्सप्रेशन में V2 अपॉन V1 आया, देखो आया या नहीं आया, देखो यहाँ पे V2 अपॉन V1 आया, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं P1 अपॉन P2 से भी। तो यहाँ पे जो आपका V2 अपॉन V1 है, ये चीज, ये चीज, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है कि सर ऐसा कैसे हो गया, है ना। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस एन आर टी ln P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोग लॉग में लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात। बॉयल्स लॉ लगा के आप लोग बिंदास लिख सकते हो, ठीक है जी। कोई समस्या, देखो डेरिवेशन, अब है ना, बच्चे जैसे ही मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूँ तो बच्चे बोलते सर क्या डेरिवेशन हमसे पूछेगा क्या, है तो नहीं, है ना। देखो डेरिवेशन थोड़ी ना पूछ लेगा आपसे, कैसे पूछ लेंगे डेरिवेशन, नहीं। लेकिन आप लोगों से इससे सवाल जरूर पूछ सकता है, एप्लीकेशन जरूर पूछ सकता है। वो एप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे ना, क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, वर्क डन इन वैक्यूम। अगर आपको बोल रहा है कि यार वैक्यूम दे रखा है ना, और वैक्यूम को हम लोग और क्या बोलते हैं, जैसे और क्या इसके अलावा वर्ड्स मिल सकते हैं आपको, बोल सकता है फ्री एक्सपेंशन, बोल सकता है
फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन है तो क्या वर्क डन है ये बताइए। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो वैक्यूम रहता है उसमें प्रेशर इज जीरो, उसमें प्रेशर इज व्हाट, जीरो। अब अगर प्रेशर जीरो है और अगर मैं यहां पे वर्क का जनरल फॉर्मूला लिखूं, क्या जनरल फॉर्मूला ये था, क्या जनरल फॉर्मूला ये था? बिल्कुल सत्य बात है सर, बिल्कुल सत्य बात है। और अगर जनरल फॉर्मूला ये है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, जीरो। प्रेशर जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। अरे भाई ये चीज अगर जीरो हो गई तो ये पूरी ही टर्म जीरो हो जाएगी ना, जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर आपसे कभी भी बोले कि यार फ्री एक्सपेंशन हो रहा है या फिर वर्क हो रहा है वैक्यूम में, तो आप बोलना कि वर्क जीरो होगा। फिर क्या होगा, वर्क जीरो होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में है, ये चीज हमें समझ में है। सवाल करेंगे हम लोग, है ना। एक बार थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें आपका वर्क क्या रहता है ये हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मुझे ये बताओ, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं हीट इज जीरो? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि हीट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा याद करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था यार पार्ट 1 में, ऐसे ना करो, है ना, पढ़ा था ना। तो क्या था वो, जरा उसे याद करो। क्या ये था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू? क्या ये था? हाँ सर। क्या यहां से क्यू को मैं जीरो बोल दूं क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इस क्यू को मैंने क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आपको डेल्टा यू वर्क डन के बराबर दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। अब क्या डेल्टा यू को मैं क्यू वी लिख सकता हूं? पढ़ा था बेटा फर्स्ट लेक्चर में, बेटा रिवाइज करके आया करो, ऐसे नहीं ऐसे बस देखते रहते हो हैं सर ये क्या हो रहा है? डेल्टा यू को क्यूवी लिख सकते हैं, हाँ, और क्यूवी को क्या हम लोग एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ा था बेटा ये, जब हम लोग हीट पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें देखी थी। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, कोई बात नहीं वापस दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्यूवी, क्यूवी किसके बराबर है, डेल्टा यू के। और क्यूवी को कैसे निकाल सकते हो, एन सीवी डेल्टा टी से। ठीक है, तो यही तो चीज करी है यहाँ पे भी, यही तो चीज करी है यहाँ पे भी। देखो ये रहा, ओए कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो वर्क क्या है, क्यूवी के बराबर जो कि एनसीवी डेल्टा टी है। तो देयरफॉर क्या बन गया बेटा, वर्क, वर्क क्या बन गया, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी को चाहो तो लिख लो यार। डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। बोलिए हाँ या ना, सत्य वचन। सही है जी, सही है जी। तो कुछ नहीं है यार, क्या होता है आप लोगों को लग रहा है कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज है, कैसे हम ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करेंगे, तो मतलब, लेकिन इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, उसको बस कुछ नहीं, अलग अलग फॉर्म में हम लोग देखते जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल जब आपको करवाऊंगा तो आप लोगों का अच्छा मॉरल बूस्ट होएगा। ठीक है, चलिए सवाल की ही बात आई तो सबसे पहले तो ये करो, ये देखो पीवाईक्यू है, पता नहीं शायद 2020 में या 2021 में ये आया था पीवाईक्यू। सिंपली आपसे क्या पूछ लिया है, क्या पूछ लिया बेटा, क्या सिंपली आपसे मेयर्स फॉर्मूला पूछ लिया है। कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था, बताओ क्या है। Which among the following is the correct option for the relationship between Cp and Cv for 1 mole of an ideal gas? तो क्या था बेटा, Cp minus Cv is R, यही तो था, Cp minus Cv is what R, यही तो था मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये 1 मोल के लिए था, और अगर n मोल्स के लिए निकालना है तो Cp माइनस Cv इज NR। ठीक है, खैर आपको तो क्या बोला है, आपको बोला है 1 मोल के लिए, देखो आपको बोला है 1 मोल। ठीक है जी, और सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे जी, और सवाल करेंगे। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको। जैसे देखो और हम सवाल करना चाहें तो चलो ये है, जैसे ये करो, ये करो। क्या बोल रहा है, इफ x मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 27 डिग्री सेल्सियस expands isothermally and reversibly from a volume of y to 10y, ठीक है, then the work done is, अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, हाँ तो लगाओ ना भाई फॉर्मूला वर्क डन वाला। किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या ये फॉर्मूला था, वर्क इक्वल्स टू
माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये तो था। मोल्स कितने दे रखे हैं? एक्स मोल, सवाल में दे रखा है बाबू एक्स मोल। वर्क क्या है? माइनस एक्स, ठीक है। आर की वैल्यू आर ही ले लो। देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? आर ही है। देखो ये देखो आर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, आर ही ले लिया। टेम्परेचर हमेशा बेटा किस में लिया करो? केल्विन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब केल्विन कितना है? 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। कितना आ गया? 300। 300। अब एल एन वी टू तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ y टू 10y। तो मतलब y इनिशियल है और 10y क्या है? फाइनल है। तो फाइनल वाली ऊपर डाला करो, मतलब 10y ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? y आएगा। 10y आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा? y आएगा। ठीक है, तो अब तो कुछ नहीं, काटापीटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन रहा है? वर्क डन क्या बन रहा है? -300 आर एल एन 10। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका? देखिए -300 एक्स आर एल एन 10, ये हो गया। थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। इस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। आप लोग बिल्कुल इस तरीके के सवाल इजीली कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इतना पढ़ लिया था हमें। हाँ जी सर, पढ़ लिया था। अब यहाँ देखो, अब कुछ नोटवा है। ओ हो, अरे सर नोटवा जी कहाँ चले जाते हो? यहाँ देखो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मिस यू नोटवा, है ना? आ गया बेटा नोटवा वापस। मिस यू बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, अब नोटवा आता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? प्रोसेस हमारा क्या है? प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ही है। ठीक, हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ही है। अब अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक है, तो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि ट्रू होता है। क्या, कौन सा एक्सप्रेशन होता है? एक्सप्रेशन होता है बेटा पी वी की पार गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। पी वी की पार गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। गामा क्या है बेटा? पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या है बेटा? गामा क्या है बेटा? पॉइजन्स रेशियो। हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा प्रीवियस क्लास में। क्या होता था बेटा? कैसे निकालते थे पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन्स रेशियो गामा क्या होता था बेटा? सीपी बाय सीवी। बिल्कुल सही। तो पीवी की पार गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। दिस इज आपका ट्रू कब? जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब देखो ये तो एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये हमको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा भी बेटा दो फॉर्म्स है। कैसे निकलेगी वो? देखो हम लोग डिराइव करते हैं, हम लोग आइडियल गैस मानते हुए चल रहे हैं, हम लोग आइडियल गैस मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आइडियल गैस हम लोग मानते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे बताओ पी वी और एन आर टी बराबर है जी। क्या P को मैं यहां से ये लिख सकता हूं एन आर टी बाय वी? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां से ये जो P है इसको रिप्लेस कर दो एन आर टी बाई वी से, इस P को रिप्लेस कर दो एन आर टी बाई वी से। तो देयर फोर जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, क्या ये बन रहा है? एन आर टी बाय वी, वी की पावर गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। देखो जरा, देख लो आराम से, देख लो बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे, है ना? मैं तब तक लाइनें खींचता हूं बेटा, आप आराम से देखो इसको, बताइए कोई दिक्कत? P की जगह क्या लगा दिया? nRT बाई वी, nRT बाई वी, और V की पावर गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या n कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, अगर गैस एक्सपैंड और कंप्रेस हो रही है तो उससे क्या लेना देना बेटा मोल्स का? वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकती है, प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोल्स रिमेन सेम। ठीक है, n क्या है? कांस्टेंट, r क्या है? कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट को, इन दोनों कांस्टेंट को क्या कर दो? यहां भेज दो। तो देखो राइट साइड वाला भी कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, मिलके क्या बनाएंगे? एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। ठीक है सर, नया कांस्टेंट बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी बचा, हाँ जी, टी की पावर तो 1 है, हाँ जी, और यहाँ पे भी नीचे क्या है? वी की पावर 1, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे गामा ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गामा माइनस 1। तो मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, यहां देखना बेटा, यहाँ हो जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज व्हाट? कॉन्स्ट, इज व्हाट? कॉन्स्ट। सही है, सही है, देख लो एक बार बेटा, देख लो एक बार बेटा,
देख लो, देख लो, सही है जी। अरे यहाँ पे v की पावर क्या थी, 1 थी ना, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा -1, तो गामा है और -1 है, गामा है और -1 है, और k क्या है बेटा, कांस्टेंट, k क्या है बेटा, कांस्टेंट। ये चीज समझ में आई। तो दूसरा एक्सप्रेशन आ गया है आपका ये, है ना, इसको 1 2 करके, ओए इसको 1 2 कर देते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है कौन सा आपका, फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये वाला जो एक्सप्रेशन है कौन सा आपका, सेकंड एक्सप्रेशन। अब एक और एक्सप्रेशन बचा है, देखो पी वी का रिलेशन आ गया, हाँ जी, टी और वी का भी रिलेशन आ गया, आ गया। बचा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर बचा है, प्रेशर और टेम्परेचर बचा है, बिल्कुल बचा है, बिल्कुल बचा है। अब वापस से क्या मानो, आइडियल गैस, ड्राइव करके बता देता हूं आपको। देखो वापस से मान लो आइडियल गैस, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। क्या यहां से वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एन आर टी बाई पी, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या करो, अब ये जो पी वी की पावर गामा था, है ना, यहाँ पे वॉल्यूम थी ना, यहाँ पे वॉल्यूम थी, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो एन आर टी बाय, ये रिप्लेस, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, एन आर टी बाय पी कर दो। तो देयरफॉर जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है P इंटू एन आर टी बाई पी की पावर गामा इज व्हाट, कांस्टेंट। देख लो आराम से देख लो, कुछ नहीं, इस वॉल्यूम की जगह, इस V की जगह मैंने क्या डाल दिया, एन आर टी अपॉन पी। देखो एन आर टी अपॉन पी, इसके पावर गामा था ही, इज कांस्टेंट, सही। अच्छा n क्या है, कांस्टेंट, r क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों को उड़ा दो, इन दोनों को इस कांस्टेंट में भस्म कर देंगे, उड़ा देंगे बेटा, उड़ा देंगे बिल्कुल। अब देखो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, t की पावर तो गामा आ गया, t की पावर तो गामा आ गया, तो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, आ जाओ। t की पावर तो क्या आ गया, सिंपली गामा आ गया, ठीक है सर। यहाँ पे देखो क्या p की पावर 1 है, हाँ जी, और इस p की पावर भी गामा आ जाएगा, इधर p की पावर 1 है, इधर p की पावर गामा है, और जैसे ही ये गामा ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस गामा। आपकी मैथमेटिक्स से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ना, मेरे भैया तोते उड़ जाते हैं आपको मैथमेटिक्स को समझाने में। यहाँ पे p क्या है बेटा, 1 पावर में, यहाँ पे p क्या है बेटा, गामा पावर में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा। तो क्या ये बनेगा, p की पावर 1 माइनस गामा इज व्हाट, कांस्टेंट। ये आपका बना है थर्ड एक्सप्रेशन, समझे। यहाँ पे p की पावर 1 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में p की पावर गामा था, ये आएगा ना, खुलेगा तो एक p की पावर गामा यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस गामा। तो ये 3 एक्सप्रेशन है, ये 3 एक्सप्रेशन आप लोगों से डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये 3 एक्सप्रेशन हमको याद होने, ठीक है। ये आपका बेस एक्सप्रेशन है, और फिर ये हमने डिराइव करा, ये भी हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। थर्ड एक्सप्रेशन में हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया होगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है सर। अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब इसी से ही रिलेटेड बाबू क्या है, ग्राफ्स। इसी से ही रिलेटेड बाबू क्या है, ग्राफ से। सर कौन से ग्राफ, सर कौन से ग्राफ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आप लोगों से जो ग्राफ पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि यार कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसको हेडिंग में आप लोग डाल सकते हो, एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल। मैं बताता हूँ, और इसका प्रॉपर रीजनिंग भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, और आपको ग्राफ पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको ये कोई 2 ग्राफ दे रखे हैं, सुनना ध्यान से, आपको ये कोई सपोज करो 2 ग्राफ दे रहे है ना, ये आपको क्या, जैसे ये ग्राफ बनाया, ग्राफ आपका वही रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ग्राफ आपका यही रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। क्या ग्राफ दे रखा है आपको, क्या ग्राफ दे रखा है, सपोज करो आपको ये कोई ग्राफ दे, क्या, एक ये है, एक है आपका ये, ठीक है ना, ये आपके ग्राफ बन गए, बिल्कुल सी, ये आपका ग्राफ बन गया ना। ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार ये पहचाननी है कि यार ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, बताइए चैट सेक्शन में। ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है यहां से, ए से, या फिर यहां से, मान लो आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ है यहां से, खत्म हो रहा है यहां पे, एक्सपेंशन है या फिर कंप्रेशन है, बताना जरा चैट सेक्शन में। कैसे देखोगे भाई, कैसे देखोगे, ये देखो, ये देखो, ये V1 मान ले, हाँ जी, ये V2 मान ले, हाँ जी। अब मुझे बताइए क्या V2 बड़ा है,
V2 इज फाइनल वॉल्यूम। क्या V2 बड़ा है? बिल्कुल है। V2 बड़ा है V1 से, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्सपेंशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि V2 बड़ा है, सिंपली। V2 बड़ा है। अरे एक्स एक्सिस में राइट साइड वैल्यू जाती है तो बढ़ती है। V2 इज ग्रेटर देन V1, तो कौन है? एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन है। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे सपोज करो ये 1 नंबर का ग्राफ है, 2 नंबर का ग्राफ है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एडियाबेटिक होता है इसका स्लोप ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, मतलब स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है? जल्दी 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 उतरेगा। जैसे ये उतर रहा है ग्राफ, देखो ये उतर रहा है ग्राफ, ये भी उतर रहा है ग्राफ। ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं। लेकिन ज्यादा जल्दी में कौन है? ज्यादा स्लोप किसका है? ज्यादा स्लोप आपको इसका दिख रहा होगा, देखो ज्यादा स्लोप आपको इसका दिख रहा होगा, ज्यादा स्लोप आपको इसका दिख रहा होगा। तो ज्यादा स्लोप बेटा किसका है? सेकंड वाले का है। तो जिसका भी ज्यादा स्लोप हो, मतलब जल्दी गिरे, जल्दी गिरे और जल्दी चढ़े, स्लोप का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा स्टीप है। तो ये ज्यादा स्टीप दिख रहा है। अगर यार, अरे यार तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, इसको फिसल पट्टी मानो, फिसल पट्टी समझते हो ना बेटा? यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है। अब तुम सोचो, तुम बेटा एक फिसल पट्टी ये है बेटा और एक फिसल पट्टी ये है, तुमको बेटा किससे ज्यादा खौफ लगेगा? तुम्हें क्या लगेगा कि ज्यादा एकदम एकदम ऐसे स्लोप किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना। इधर जैसे ही बैठोगे स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है। और इसका स्लोप कम है, तो जिसका भी स्लोप ज्यादा होता है वो कौन होता है? एडियाबेटिक। वो होता है एडियाबेटिक। तो ये आपका एडियाबेटिक है और ये आपका आइसोथर्मल। ठीक है। ये मैंने बात करी किसकी? एक्सपेंशन की। ये मैंने बात करी एक्सपेंशन की। अब जरा यहां देखो, अब जरा यहां देखो, कंप्रेशन भी एक बार देख लेते हैं। कंप्रेशन भी देख लेते हैं। कैसे सर? यहाँ देखिए जरा, यहाँ P, यहाँ V, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। कंप्रेशन भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, कंप्रेशन भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, ये आपका, ये आपका, ये, ठीक है, ये मैंने सपोज करो ग्राफ बनाया। अब अगेन 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 है ना, हाँ, हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने क्या कर लिया? जैसे मान लो ये मान लिया, ये मान लिया। अब आपसे बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि यार आप मेरे को क्या करो, ये बताओ कि यार ग्राफ कौन सा एडियाबेटिक है। चलो एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो छोड़ दो, चलो, है ना, वो तो चलो आपको देगा देगा सवाल में, नहीं देगा नहीं भी दे सकता है। उसके बिना भी हम लोग ये पहचान सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज्यादा स्लोप है, तो ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा स्लोप है। अरे यार यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, क्या यहाँ पे ज्यादा स्लोप आपको नहीं दिख रहा? यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे आपको पहले वाले में यहाँ पे आपको ज्यादा स्लोप नहीं दिख रहा? ये देखो, ज्यादा स्लोप है, ज्यादा खड़ा है, ज्यादा खड़ा है ना, ज्यादा स्लोप है। तो जिसका भी ज्यादा स्लोप हो, जिसका भी ज्यादा स्लोप हो, वो कौन है बेटा? एडियाबेटिक। ठीक। और जिसका कम स्लोप है वो कौन है बेटा? आइसोथर्मल। अब ऐसा क्यों आता है? आप लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों जी? जिसका भी स्लोप ज्यादा होता है वो एडियाबेटिक क्यों? क्योंकि बेटा जो एडियाबेटिक होता है ना, उसमें जो एक्सप्रेशन चलता है, और जो आइसोथर्मल है उसमें जो एक्सप्रेशन चलता है वो मैं आपको बताता हूं। एडियाबेटिक में क्या चलता है? एडियाबेटिक में चल रहा था PV की पावर इज गामा इज कांस्टेंट, ये चल रहा था। हाँ जी सर। और आइसोथर्मल में क्या चलता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता था? PV इज कांस्टेंट। क्या बोलता था? PV इज कांस्टेंट। तो यहां पे अगर आप वॉल्यूम की पावर देखो, तो देखो आइसोथर्मल में तो पावर कितनी है? 1 है। आइसोथर्मल में तो पावर कितनी है? 1 है। लेकिन एडियाबेटिक में पावर कितनी है? गामा है। तो इसी गामा के चक्कर में, इसी गामा के चक्कर में जो स्लोप है वो क्या आ जाता है? ज्यादा आ जाता है ना। स्लोप क्या आ जाता है? ज्यादा आ जाता है। क्या? इस गामा के चक्कर, क्योंकि गामा क्या रहता है? 1 से बड़ा ही रहता है। गामा जो क्या होता है वो 1 से बड़ा ही रहता है। यहाँ पे तो 1 है, PV की पावर 1 है ना। और ये जो आपका गामा है, ये गामा 1 से बड़ा रहता है। 1 से बड़ा रहता है तो इसका जो स्लोप है वो ज्यादा रहता है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा तेजी से उतरेगा भी और ज्यादा तेजी से चढ़ेगा भी, एक्सट्रीम रहेगा, एक्सट्रीम में खेलेगा। समझे? एक बार फटाक से थम्स अप दे दीजिए, एक बार सेशन को लाइक करके बता दीजिए कि हाँ जी सर, ग्राफ हम लोग पहचान लेंगे। सही है जी, 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 सही। ठीक है सर। अब यहाँ आइए जरा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। सर क्या है लिमिटेशन फर्स्ट लॉ? सर क्या है लिमिटेशन
फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया और हम अब किस में कूदने वाले हैं, नेक्स्ट सेकंड लॉ में कूदने वाले हैं। ठीक है, ये बोल रहा है लिमिटेशन क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस क्या है, फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस क्या है यार, फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता था, फर्स्ट लॉ आपको बताता था कि यार डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो Q प्लस डब्ल्यू या तो हीट की वजह से है या वर्क की वजह से या फिर दोनों की वजह से है, ये हमें बताता था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता था, एनर्जी के बारे में, कि हाँ यार एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। लेकिन वो ये नहीं बताता था कि यार ये अगर कोई रिएक्शन है, मैं मान लो कोई सी भी उसे रिएक्शन दे दूं, तो उसमें वो ये बता देगा कि यार एनर्जी क्या क्या हो रही है, एनर्जी चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, वो सब बता देगा। लेकिन अगर मैं उसे कोई सी भी रिएक्शन दे दूं तो वो ये नहीं बता पाएगा कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी क्या है उस रिएक्शन की, क्या ये सच में हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो क्या बोल रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, ये नहीं बता पाएगा कि यार वो प्रोसेस फीजिबल है या नहीं है, फिजिबल का मतलब पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कौन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं जो आगे आने वाले हैं, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आएंगे 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 करेंगे हम लोग। देखो यहां देखो दो और तरीके के प्रोसेस होते हैं, हमने देखो कितने सारे तरीके के प्रोसेस देख लिए, आइसोथर्मल है ना, आज गिनते हैं एक बार, है ना गिनते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक, 5 रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, 7 स्पॉन्टेनियस, अभी हम पढ़ने वाले नॉन स्पॉन्टेनियस, 7 और 2 9। ठीक है ना, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक एक करके सारी चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और हमारा चैप्टर आज बेटा खत्म हो जाएगा। देखो इसी तरीके से चलना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का आएगा वो आएगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, उसे कोशिश करेंगे कि 3-4 घंटे की एक ही क्लास लेके, 4 घंटे की एक ही क्लास लेके आप लोगों का फिनिश कराते हैं। आप लोग बताइएगा मेरे को, है ना, चैट सेक्शन में भी बताना, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो मेरे को कमेंट करके भी बताएं कि यार आपको वन शॉट में चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम, 4 घंटे की क्लास हो, या फिर उसको हम लोग दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 घंटे की क्लास में, जैसे कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को भी करा है। ठीक है, देखो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप लोग बोलोगे उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है ना, तो आप लोग अपना कंफर्ट जोन भी बताओ कि हाँ यार सर मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मुझे इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, चैट में भी बताइएगा एज वेल एज कमेंट भी मुझे जरूर 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 बताना। ठीक है, यहाँ तो क्या बोल रहा है, दो तरीके के प्रोसेस है, कौन है, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां देखो क्या होता है सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होता है सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है, अगर मैं एकदम देसी भाषा में आपको समझाऊं, वो होता है जो अपने आप होता है, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए आपको यहां पे, नो एक्सटर्नल एजेंट, नो एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की यहां पे जरूरत नहीं होती है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही बात है ना। देखो ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आप लोग एकदम गर्मा गर्म चाय लेके आओ, चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, दूध लेके आओ, जो आपको पसंद है ना, पानी पसंद है तो बेटा गर्मा गर्म पानी ले। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे को तो बेटा चाय पसंद है, आई एम अ चाय लवर। ठीक है, तो मैं तो ले आया बेटा चाय, चाय मैंने क्या रखी, गर्मा गर्म चाय थी और मैंने यहाँ पे टेबल पर रख दी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस चाय को घूर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, फूक मार रहा हूँ क्या, नहीं मार रहा, केवल क्या कर रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, केवल क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चाय को देखे जा रहा हूँ, देखो जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। क्या धीरे धीरे समय के साथ क्या चाय ठंडी होती जाती है, सत्य वचन, चाय जो हायर टेम्परेचर में वो हीट रेडिएट करती जाती है बाहर, और धीरे धीरे क्या करती जाती है, ठंडी होती जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाँ, चाय का ठंडा होना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्यों, क्योंकि अपने आप हुआ है, मैंने नहीं करा, मैं जाके एकदम फूक नहीं मारी है, ना 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 ना, मैं केवल क्या करा, घूरा, और वो ठंडी होती गई, अपने आप ठंडी होती गई। तो जो भी प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। जैसे आप बेटा चले जाओ अपने टेरेस पे चले जाओ, है ना, टेरेस पे चले गए, एक बढ़िया पानी की बोतल लेके,
पानी की बोतल ले गए और आपने क्या करा, उस पानी की बोतल ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी करी। जैसे ही आप पानी की बोतल टेढ़ी करोगे तो क्या होगा बेटा, क्या पानी जो आपका टेरेस है उससे नीचे चले जाएगा, उससे नीचे गिरने लग जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएगा? बिल्कुल चले जाएगा। क्या ये प्रोसेस अपने आप होगा? अपने आप होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी कर रही है। अरे भाई आप कर रहे हो क्या? ग्रेविटी से आपको क्या लेना देना? आप ये बताओ, क्या आप इसे कर रहे हो? क्या आपने जब पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐसे टेढ़ा किया, बॉटल आपने जब ऐसे टेढ़ी करी, तो क्या आपने एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के नीचे लेके गए क्या? एक एक ड्रॉप को पकड़ के नीचे लेके गए क्या? नहीं, अपने आप हुआ ये, अपने आप हुआ ये, है ना? आपने बस पानी की बोतल टेढ़ी करी, उसके बाद पानी अपने आप गिरा है जमीन पर। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो कि अपने आप होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्लो ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो लेवल। सही बात है ना? टेरेस से लेके नीचे आया तो हाई टू लो लेवल था, अपने आप आया। आगे देखो क्या बोल रहा है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सही बात है, जो चाय थी वो गर्म थी बेटा, वो हीट रेडिएट कर रही थी, तो ये अपने आप हो रहा है प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप, जो अपने आप नहीं होता है, जो अपने आप नहीं होता है। सही बात है, जो अपने आप नहीं होता है, जिसे क्या करना है, नीड्स एक्सटर्नल एजेंट। नीड्स साइड हो जाए थोड़ा सा, नीड्स एक्सटर्नल एजेंट। यहां पे बेटा आपको एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, समझे? जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन। अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज अप्लाइड। सही बात है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए हो सकता है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना? सही बात है, अपने आप थोड़ी ना जल जाता है फ्यूल, है ना? आप बेटा ले आए, सपोज करो लकड़ी जलानी है, आप लकड़ी जलानी है, आप बेटा ले आए खूब सारी लकड़ी, आपने इस टेबल पर रख दी और आप वैसे घूर रहे हो, घूर रहे हो। इतनी शक्ति थोड़ी ना है बेटा तुम में, इतनी शक्ति है कि तुम में कि यार तुम लकड़ी है, जो लकड़ी है उसको जो घूरोगे, वुड है, वुड वुड, है ना, उसको घूरोगे और वो जलने लग जाएगी? नहीं ना बेटा, नहीं ना बेटा, इतनी शक्ति तुम्हारे में कहाँ है? इतनी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप पूछोगे कि सर क्राइटेरिया बता दो सर, है ना? मेरे को तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पसंद आ गया, जो अपने आप होता है, जैसे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप तो क्या करो, मुझे क्राइटेरिया बता दो प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने, क्राइटेरिया बता दो प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का, मैं तो वो फॉलो कर लूंगा, मैं तो वो फॉलो कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दो क्राइटेरिया क्या है, एक तो एनर्जी फैक्टर है। एनर्जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं, टू अटेन मिनिमम एनर्जी। भाई साहब क्या करना चाहते हैं? मिनिमम एनर्जी अटेन करना चाहते हैं। और एक बोल रहा है एंट्रोपी फैक्टर, टू अटेन मैक्सिमम रैंडम, है ना? अब एंट्रोपी क्या होती है वो हम समझेंगे, हम समझेंगे। तो अगर किसी एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, मतलब एनर्जी शुड डिक्रीज, एनर्जी शुड डिक्रीज, डिक्रीज, बिल्कुल जी। और उसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, मतलब एंट्रोपी शुड इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एंट्रोपी क्या होती है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसी में ही आ जाओ, इसी में ही आ जाओ, यहाँ देखिए एंट्रोपी पे ही आ जाओ यार। अब ये एंट्रोपी होती क्या है, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस। देखो क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, है ना? एंट्रोपी है क्या, कितना रैंडम या फिर कितना डिसऑर्डर में है आपका सिस्टम, उतनी ज्यादा एंट्रोपी रहेगी, ठीक है ना? मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, यहाँ पे लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर रैंडमनेस, अगर रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। रैंडमनेस इंक्रीज करेगी तो एंट्रोपी भी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी, ठीक है। देखो एंट्रोपी को आप लोग इस तरीके से समझिए कि जैसे सपोज करो आपका क्लासरूम है, ठीक है। अब क्लासरूम में सपोज करो टीचर नहीं है, टीचर नहीं है तो बेटा बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चों को लगता है अरे भाई टीचर है नहीं है, चौक मार रहे हैं एक दूसरे को, पेपर फेंक रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, है ना, इधर उधर घूम रहे हैं, है ना? तो ऐसे होता है ना बेटा, अगर टीचर क्लास में नहीं होता तो आप लोग क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा रैंडम हो जाते हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर डिसऑर्डरनेस आ जाता है। मतलब
केमिस्ट्री के टर्म्स में मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके अंदर क्या आ जाती है, एंट्रोपी आ जाती है। आपके आपके जो एंट्रोपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आप रैंडम बिहेव करने लग जाते हो, इधर उधर जा रहे हो बेटा, थर्ड रो से बेटा आप बिल्कुल लास्ट रो जा रहे हो, बातें कर रहे हो, रैंडमनेस आप लोगों के उसमें आ जाती है, नेचर में एंट्रोपी आ जाती है, नेचर में एंट्रोपी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही टीचर एंटर करता है फिर क्या करते हो, फटाक से बेटा अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो, एकदम ऑर्डर्ड हो जाते हो, सीट पर ही बैठे रहते हो, तो वहां पे क्या होता है, एंट्रोपी कम हो जाती है। तो एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस है एंट्रोपी। ठीक है, अब किस तरीके से सर निकाली जाती है एंट्रोपी, यहां देखिए किस तरीके से निकाली जाती है एंट्रोपी, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू बाई टी। एंट्रोपी इस तरीके से निकाली जाती है, क्यू रिवर्सिबल हीट निकालो अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर कर दो, और ऑब्वियस सी बात है कि जो एंट्रोपी का चेंज यूनिवर्स में आएगा वो किसके बराबर होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंड। ये तो सही बात है, सही बात है या नहीं है? जो भी बेटा यूनिवर्स में एंट्रोपी का चेंज आ रहा है वो किस किस की वजह से आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग की वजह से, सिस्टम और सराउंडिंग की वजह से। परफेक्ट बात है सर, परफेक्ट बात है सर, परफेक्ट बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए जो आपकी एंट्रोपी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पर डिपेंड करती है। मैं आपसे पूछूं स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, भाई पाथ फंक्शन तो दो ही थे, कौन कौन से, वर्क और हीट, तो ये कौन है बेटा, स्टेट फंक्शन। कौन है बेटा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को एंट्रोपी निकालनी है, तो एंट्रोपी आप लोग किस तरीके से निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, इसी तरीके से निकालोगे। हाँ जी सर। और अगर सपोज करो कोई रिएक्शन है, अगर सपोज करो कोई रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन है तो क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ये तो होता है। रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट क्या होती है, आपकी इनिशियल स्टेट होती है, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, फाइनल स्टेट होता है। सही बात है। अरे भाई अगर आप रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो इनिशियली क्या लेके आते हो, रिएक्टेंट ही तो लेके आते हो, वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनिशियल स्टेट क्या होती है, रिएक्टेंट, फाइनल स्टेट क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट होती है। तो अगर मेरे को डेल्टा एस निकालना है, अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है, तो इस फॉर्मूले से देखो, एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, मतलब फाइनल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट, एंट्रोपी किसकी बेटा, प्रोडक्ट की, माइनस एंट्रोपी किसकी बेटा, रिएक्टेंट की। सही, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, परफेक्ट है। और ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी इसका मतलब फाइनल की ज्यादा है इनिशियल से, एंट्रोपी ऑफ फाइनल इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, मतलब इंक्रीज हो रही है। दूसरे भाषा में बात करूं तो एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इज पॉजिटिव, इसका मतलब एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, और अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो फाइनल की एंट्रोपी कम है, फाइनल की एंट्रोपी कम है एज कंपेयर टू इनिशियल। सही, 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 सही। देख लो बेटा एक बार पूरी स्लाइड, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, जेन्यून डाउट है ना बेटा, जेन्यून डाउट है ना, ये ना पूछना सर कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, है ना, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, ठीक है, ये मत पूछना। और जो भी पूछ रहा है पूछ लो, और जो भी पूछना है पूछ लो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एंट्रोपी का सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला सिखाता हूँ, सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला सिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इस फॉर्मूले के अलग अलग रूप दिखाऊंगा, अलग अलग रूप दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे मैंने मैं आपको जनरल फॉर्मूला दिखाता हूँ। क्या होता है जनरल फॉर्मूला सर एंट्रोपी का,
डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। ये है जनरल फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए। अच्छी बात है अगर आपको याद है, ठीक है। अब इसी के क्या है, दो फॉर्म्स होते हैं सर। कौन कौन से फॉर्म होते हैं सर? कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सपोज करो आपका प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल। यहां पे ध्यान से सुनना, है ना। सपोज करो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है। अगर प्रोसेस बेटा आपका आइसोथर्मल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं T1 और T2 बराबर होंगे? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दोनों टेम्परेचर, अरे यार आइसोथर्मल का मतलब ही है कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो अगर T1 T2 बराबर हो गए, ये बराबर हो गया, T1 और T2 क्या है बराबर, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ln1 हो जाएगा। हाँ जी, और ln1 हो जाएगा log का log1 क्या होता है, 0। ln1 क्या होगा, 0। तो ये टर्म क्या हो गई, 0। तो ये इनफैक्ट ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बचा। तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एस, डेल्टा एस आपका क्या आ जाएगा, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। लॉग में कर सकते हो कन्वर्ट, 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, वो भी सब लिख दो सर, सब लिख दो, है ना। ये बस, बस जी, ये पहला प्रोसेस, ये पहला आपका टर्म हो गया, ये पहला आपका टर्म हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है बेटा, दूसरा दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, सपोज करो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक भी तो हो सकता है प्रोसेस, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या मैं ये बोल दूं V1 और V2 बराबर हैं इस बार, बताइए। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V1 और V2 बराबर है, ठीक है। ये चीज बराबर आ गई, तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln1। ln1 क्या हो गया बेटा, 0। क्या ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया? हाँ जी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बचा, NCVln T2 अपॉन, यहाँ पे डेल्टा एस क्या आ गया, NCVln T2 अपॉन T1। चाहो तो लॉग में कर लो, चाहो तो लॉग में कर लो, क्या हो जाएगा, n 2.303 NCVln T2 अपॉन T। ठीक, ठीक है जी। बताओ जी बताओ सर, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं सर, किस किस को याद रखे, है ना, किस किस को याद रखे। ठीक है, मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो ऑब्वियसली इट्स बेटर, अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाओगे। लेकिन मेजॉरिटी टाइम आपको ये चीज पूछी जाएगी। कौन सी? मेजॉरिटी टाइम आपको ये चीज पूछी जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए। मेजॉरिटी टाइम आप लोगों से यही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आपके बेटा तीन फेजेस होते हैं, एक होती है बेटा गैस, एक होती है बेटा लिक्विड, एक होती है बेटा सॉलिड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो जरा बताना चैट सेक्शन में। सोचो, रैंडमनेस किसकी ज्यादा होती है, रैंडमनेस किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली गैस की होती है बेटा। गैस में सपोज करो आपने बेटा एक कोने में गए, आप एक कोने में गए, आपने क्या करा, उस कोने में जाके परफ्यूम छिड़की। तो जैसे ही आप परफ्यूम छिड़कते हो एक कोने में, है ना, इस बार देखो एग्जाम्पल मैंने दूसरा ले लिया है, ठीक है। इस बार ना बोलना अरे सर आप तो कैसे एग्जाम्पल लेते रहते हो, है। आपने इस बार क्या छिड़की है बेटा, परफ्यूम छिड़की है कोने में जाके, गए हो बेटा कोने में, है ना, और आपने छिड़की परफ्यूम। तो क्या वो परफ्यूम की महक पूरे रूम में आ जाती है? क्यों आ जाती है? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, हर जगह मूव करते हैं, रैंडम होते हैं, ठीक है। तो जो एंट्रोपी होता है बेटा, जो एंट्रोपी होता है बेटा, गैस का, लिक्विड का और सॉलिड, सबसे ज्यादा किसका रहता है, गैस, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मोर द गैशियस नेचर मोर इज एंट्रोपी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, मोर इज एंट्रोपी? बताइए, बताइए।
क्या ये चीज बोली जा सकती है? बिल्कुल बोली जा सकती है, इसमें कोई दो राय है क्या? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहीं से ही बेटा आपका एक और टर्म आता है। क्या आता है? क्या आता है? डेल्टा एन जी को लेके। यहाँ देखो, डेल्टा एन जी प्रीवियस क्लास में सीखा था, प्रीवियस क्लास में सीखा था। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी भी पॉजिटिव। मतलब अगर डेल्टा एन जी आपको क्या बताता है? डेल्टा एन जी आपको बताता है गैसियस मोल्स के बारे में। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता है ना, तो उसका मतलब है गैसियस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर गैसियस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या करेगी? इंक्रीज होगी। उधर ही बेटा अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो आपकी एंट्रोपी भी क्या होगी बेटा? लेस देन जीरो, नेगेटिव होगी। और सेम अगर डेल्टा एन जी जीरो आ गया, डेल्टा एन जी जीरो आ गया, तो आपका एंट्रोपी भी क्या हो जाती है? ओ जीरो। ठीक है, गैसेस पे हमने चर्चा कर ली, गैसेस में हमने चर्चा कर ली कि गैसेस यही इसी तरीके से आप लोगों का, इसी तरीके से आप लोगों का आता है गैसेस का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देखिए, बोल रहा है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, है ना? फेज फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या एंट्रोपी चेंज रहेगी? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो सबसे पहले तो ये समझो कि फ्यूजन क्या होता है। क्या होता है फ्यूजन? जब सॉलिड से किस में जाते हो? लिक्विड में जाते हो। सॉलिड से लिक्विड में, जूम कर दें और थोड़ा सा, सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो आपका क्या रहता है? फ्यूजन रहता है। ठीक है, अच्छा आपका एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला क्या एक और था ना? ये था ना, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। पहली स्लाइड में बताया था मैंने आपको, एंट्रोपी की पहली स्लाइड में ये बताया था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। मतलब क्यू क्या है? हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो अगर बेटा फ्यूजन हो रहा है तो देखो, आपको यहाँ पे तो पहले तो डेफिनेशन दे दी है, यहाँ पे तो पहले देखो डेफिनेशन दे दी है। क्या बोल रहा है? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो डेल्टा एस है, जो डेल्टा एस है, क्या चीज? फ्यूजन की, वो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। और टी कौन सा? सॉलिड से लिक्विड जाता है तो कौन से पॉइंट पे जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये इन दोनों को रिलेट करो। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? क्यू। क्यू क्या है? हीट ही तो है, एनर्जी ही तो है। हाँ जी। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? हीट ही तो है, एनर्जी ही तो है। हाँ, तो डेल्टा एच फ्यूजन पढ़ रहे हैं तो फ्यूजन लिख दिया हमने, और बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आएगा। क्यों? सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो कब जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पे जाते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, चेंजेस इनटू वेपर, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? लिक्विड से किस में जा रहे हो? वेपर में जा रहे हो। तो बेटा कौन से टेम्परेचर पे जाते हो? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस वेपराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। टी क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। टी कौन सा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। सत्यवचन, सत्यवचन सही है। और ऐसे ही सब्लिमेशन की हम बात करें तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब डायरेक्टली सॉलिड से वेपर चले जाओ। जैसे आपका कपूर, कैम्फर, कैम्फर होता है ना बेटा, है ना? तो वो क्या करता है बेटा? अगर आपने सुना ही होगा यार, वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, लेकिन आप उसको अगर छोड़ देते हो तो धीरे धीरे उसकी साइज छोटी होती जाती है ना? बहुत धीरे धीरे होती है, इतने भी तेजी नहीं होती है ना? लेकिन धीरे धीरे हो जाती है ना? साइज छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड है किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन टेम्परेचर, एसटी। एसटी के सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर। सही है जी, सही है जी। आई होप ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर। सवाल कर लेंगे इन सभी पे ही, हम लोग सवाल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो
सबसे पहले देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी चेंज। अब ये जितने भी पॉइंट हैं अभी मैं आपको बता तो दूंगा सारे पॉइंट, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखने हैं। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बेटा ये जब आपको याद रहेंगे ये डायरेक्टली सवाल में आएंगे, डायरेक्टली सवाल में आप लोगों से पूछ जाएंगे। तो अगर आपको ये याद है तो आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोग बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, जैसे देखो क्या बोल रहा है, एंट्रोपी किसकी बेटा? ग्रेफाइट की बढ़िया होती है एज कंपेयर टू एंट्रोपी ऑफ डायमंड है। ये हम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे यार। जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है आपका एक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ग्रेफाइट, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा होता ही इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं? ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उसके पास रैंडमनेस क्या है? ज्यादा है। एंट्रोपी क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन रस्टिंग ऑफ आयरन, जब रस्टिंग हो जाएगी बेटा आयरन की, तो रस्टिंग होगी तो एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है सर, क्या बोल रहा है, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, एग सॉरी, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन अकर्स, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ध्यान देना, ये जब आप एग को बॉईल कर देते हो तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। आप बेटा बायो के स्टूडेंट हो, आपको बेहतर पता है ये, एंट्रोपी बेटा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और जब आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो भी एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है रबड़ को स्ट्रेच करने पे? जैसे देखो रबड़ ऐसा कुछ दिखता है, पॉलीमर वॉलीमर जब आएगा तब देखेंगे, रबड़ ऐसा कुछ दिखता है। तो उसके ऐसे कुछ ब्रांचेस है, ये दो लेयर है, ये दो लेयर है, और ये मैंने कुछ ब्रांचेस निकाला। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करोगे, जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने पे क्या होता है, ये जो ब्रांचें होती है ना, ये आपकी एकदम रिजिड हो जाती है, ऐसे हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। तो इनकी रैंडमनेस कम हो जाती है, इनकी रैंडमनेस कम हो जाती है, ऐसे रिजिड हो जाती है। एंट्रोपी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रखना। जब डायरेक्ट सवाल आएगा तो बेटा याद करोगे मेरे को, हाँ जी सर ने बताया था और ये हमें आ गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब आपका हम लोग सेकेंड लॉ में कूदने वाले हैं बस। सेकेंड लॉ आपका आने ही वाला है। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ जब बोलेगा बोलेगा, लेकिन एक बार यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ध्यान यहाँ लगाओ बेटा, ध्यान यहाँ लगाओ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज किसमें हम देखने वाले हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस में देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज एट इक्विलिब्रियम? हमने पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहता है, इट इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो आपका एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स की वो क्या हो जाती है? जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज क्या हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है। लगता है चाय पीनी पड़ेगी यार, ये खा के कोई चाय? हाँ जी, चाय पिए, चलो चाय पीते हैं। मंगा दे तुम्हारे लिए भी, क्या मंगाए बताओ? सर कॉफी मंगा दो सर, सर पिज्जा, सर बर्गर, सर गरम दूध। ठीक है, चाय चाय एक बार बोल के आता है ना, 2 मिनट रुकी, 2 मिनट रुकी, 2 मिनट रुकी है ना, 2 मिनट रुको। जी आ गया, आ रही आ रही आ रही है ना चाय, आ रही है। यहाँ देखिए बेटा, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। एक बात यहाँ पे
ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या रहता है बेटा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज जीरो, एंट्रोपी यूनिवर्स की चेंज नहीं होती है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में भी बताया था, मैं आप लोगों को इस वाले पार्ट में भी बोल रहा हूँ कि यार जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं उनके बेटा कोई सरपाव नहीं होते, उनका कोई बेटा प्रूफ नहीं होता, वो क्या है बेटा, फैक्चुअल लॉज हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, हाँ जी जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा एस यूनिवर्स को क्या ये लिख सकता हूँ, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये जीरो है, हाँ जी, तो देयरफॉर डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। लेकिन किसके लिए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और वही चीज अगर मैं इरिवर्सिबल में बात करूं, वही चीज अगर मैं इरिवर्सिबल में बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, जो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो, जो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं। नेचर में बेटा जितने प्रोसेसेस हैं मेजरली सबके सब क्या है बेटा, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और इरिवर्सिबल अगर आपका प्रोसेस है तो एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या करती है, इंक्रीज करती है। यही बेटा सेकंड लॉ है, इसको स्टेटमेंट में मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा आपको, लेकिन यही आप लोगों का सेकंड लॉ है कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है विच इज स्पॉन्टेनियस तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दैट इंक्रीजेस, है ना। यही है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, यही है सेकंड। स्टेटमेंट में लिख लें बेटा, अंग्रेजी में भी लिख लें, यहां देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो क्या बोल रहा है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की या फिर यहाँ तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे यूनिवर्स लिख दो, है ना, या फिर आप लोग किसी बुक में देखोगे यहाँ पे टोटल भी लिखा हुआ हो सकता है, एक ही बात है, टोटल का मतलब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज हो रही है इसका मतलब प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ध्यान से सुनना, हाँ। और अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की जीरो हो गई इसका मतलब प्रोसेस क्या है, इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम। यहां देखो जरा, यहां देखो यूनिवर्स की एंट्रोपी किसमें आ गई थी, जीरो आ गई थी, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे था क्योंकि वो रिवर्सिबल था। यहां देखो एंट्रोपी जीरो आ गई तो मतलब इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सवाल करें, कुछ सवाल करें, सवाल करें, सवाल करें। हाँ पहले ये वाला सवाल देखो, पहले ये वाला सवाल करो, क्या बोल रहा है, इफ एस नॉट फॉर H2Cl2 और HCl आर इतना 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 द टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन इतना। आपको रिएक्शन दे दिए, क्या है रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 इज गिविंग यू 2HC, ठीक है। आपको एंट्रोपी की वैल्यू भी दे दी है, मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो H2 की कितनी है 0.13, Cl2 की 0.22 और HCl की 0.1। आपको बोल रहा है डेल्टा एस निकालो। अब हमें पता है डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक। तो फाइनल स्टेट HCl है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मोल्स पे डिपेंड करेगी, कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ HCl माइनस, ये तो आपने रिएक्टेंट का लिख दिया, सॉरी ये तो आपने प्रोडक्ट का लिख दिया, अब रिएक्टेंट का लिखो, रिएक्टेंट में कौन है HCl, सॉरी H2, कितने मोल्स है, 1 मोल, तो 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ H2 और क्लोरीन कितने मोल्स है, 1 मोल्स, 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ Cl2। तो यहां देखो 2 इंटू 0.19 माइनस
H2 की कितनी है 0.13 और इसकी 0.2। सॉल्व कर लेना यार, सॉल्विंग कर लीजिएगा। देखो सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लोग कर ही लोगे, वो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है ठीक है, चलो एक और ये करो, ये करो। ये क्या बोल रहा है पढ़ो, ये तो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ही बोल दिया इसने। अगर स्पॉन्टेनियस इररिवर्सिबल प्रोसेस है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या करती है, इंक्रीज करती है यार, और क्या करती है। अगर प्रोसेस आपका इररिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो एंट्रोपी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। यही तो है सेकंड लॉ जी, ये तो है सेकंड लॉ, ये तो था सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। सही है जी, ये करो बेटा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ बी आर इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, देखो आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, आपको रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस बी आर इज गिविंग यू 2HBr, और इसका आपको डेल्टा एस भी दे रखा है। कितना दे रखा है 20.1। यूनिट यूनिट छोड़ो बेटा, अभी ये दे रखा है 20.1 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, H2 की भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 130.6, और HBr की भी आपको दे रखी है 198.5, ये दे रखा है। ठीक है, आपसे इसका पूछा है, निकाल ले यार, इसमें क्या है, डेल्टा एस दे रखा है ना, हाँ जी डेल्टा एस दे रखा है। तो डेल्टा एस को कैसे लिखो, HBr है, कितने मोल्स है 2, कितने मोल्स है 2, तो पहले प्रोडक्ट लगो 2 इंटू HBr, HBr की कितनी है 198.5, ये प्रोडक्ट का लिख दिया, माइनस रिएक्टेंट का H2 के कितने मोल्स है, एक 1 इंटू 130, 1 इंटू 130.6, और Br2 कितना है x मान लो, x मान लो, और इसकी डेल्टा एस की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 20.1। कुछ नहीं, वैल्यू डालोगे आंसर आएगा, वैल्यू डालोगे बेटा आंसर आएगा। सही है, रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इजी है, इजी है। एंट्रोपी समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वांटिटी है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग डेल्टा जी बोलना चाहते हैं। ठीक है, डेल्टा जी बोलना चाह रहे हैं, है ना, समझो ध्यान से। पहले क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, बोल रहा है गिब्स फ्री इज, गिब्स एनर्जी इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। सुनिए ध्यान से, है ना। अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें हैं, है ना, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जो बेटा वर्क होता है ना, मेजरली वर्क दो तरीके का होता है, मेजरली वर्क दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा आपका नॉन यूजफुल वर्क, जो मतलब किसी काम का नहीं है, और एक होता है यूजफुल वर्क। अभी तक हम लोग जितना वर्क पढ़ते हुए आ रहे थे, वो कौन सा पढ़ रहे थे, नॉन यूजफुल पढ़ रहे थे। क्यों क्यों हम लोग पढ़ रहे थे कि यार गैस को कंप्रेस कर दो, गैस को एक्सपैंड कर दो, यही तो पढ़ रहे थे। मतलब हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, पीवी वर्क पढ़ रहे थे। तो पीवी वर्क जो होता है वो नॉन यूजफुल वर्क होता है, और एक होता है बेटा यूजफुल वर्क, है ना, यूजफुल वर्क। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्सपेंशन वर्क भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग इसे डेल्टा जी में पढ़ते हैं। तो हम लोग यूजफुल वर्क को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, डेल्टा जी में पढ़ते हैं। मतलब तो अब तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो नॉन यूजफुल पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब आपके लिए तो यूजफुल है ना, सिस्टम के लिए यूजफुल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए तो यूजफुल है। आपके नीट के एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है, आपके लिए तो सारी चीजें यूजफुल है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, डेल्टा जी इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी आपको डिसाइड करनी है, स्पॉन्टेनिटी मतलब कि वो प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। वो मैं अभी आपको प्रूव भी कर दूंगा। ऑब्वियसली इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल्स पे डिपेंड करेगी, और स्टेट फंक्शन है, क्योंकि पाथ फंक्शन तो वर्क और हीट है, तो क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक, अब यहां देखो, अब दो फॉर्मूले हैं, उससे हम लोग चीजें आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, सर कहां से आया ये फॉर्मूला, उसको छोड़ो तुम बेटा, डेल्टा जी सिस्टम के डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हम, माइनस टी इक्वल इंटू डेल्टा एस टोटल।
ये है सबसे पहला फॉर्मूला। अब यहाँ सुनना ध्यान से, साइन कन्वेंशन का ध्यान सुनिएगा। देखो क्या है, क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी किसकी, सिस्टम की, इक्वल्स टू माइनस टी टेम्परेचर डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल क्या है, एंट्रोपी यूनिवर्सल। अब सुनना ध्यान से, अगर बेटा एंट्रोपी टोटल की इंक्रीज हो रही है, हो सकती है, अगर एंट्रोपी टोटल की इंक्रीज हो रही है ना। देखो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी, यहाँ पे हमने सीखी थी कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव। कैसे सर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहाँ गया, हाँ, एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ देखो, या देखो, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी ऑफ टोटल इज पॉजिटिव। यहाँ देखिए, अगर ये टर्म पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और एक माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो ये माइनस प्लस ये प्लस, तो टोटल क्या बन जाएगा, क्या डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा जी सिस्टम इज नेगेटिव। देख लो, बिल्कुल सही है। उधर ही बेटा अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या मैं बोल सकता हूं एंट्रोपी टोटल डिक्रीज होगी। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ जी, मतलब नेगेटिव है, तो अब देखो जरा, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, मतलब डेल्टा जी सिस्टम का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एस टोटल इज व्हाट, जीरो, मतलब डेल्टा जी सिस्टम भी क्या है, जीरो है। तो जो अल्टीमेट क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का वो कौन है, ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा जी देखोगे। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी किसका ले रहे हैं, सिस्टम का ले रहे हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहे लेकिन मानो सिस्टम का ही है। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, प्रोसेस वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर उधर ही बेटा डेल्टा जी जीरो है तो इसका मतलब प्रोसेस इज व्हाट, एट इक्विलिब्रियम। अल्टीमेट क्राइटेरिया प्रोसेस का, यार अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अगर अल्टीमेट क्राइटेरिया आपको जानना है तो दिस इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया, डेल्टा जी इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया। ठीक है, एक तो हमको ये चीज समझ में आया, क्या हमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, एक बार बता दो जी बेटा, हम सब दे दो एक बार चैट सेक्शन में, सेशन को वीडियो को लाइक करके बता दो कि हाँ जी सर समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब एक और फॉर्मूला है इसके अलावा, एक और फॉर्मूला है इसके अलावा, क्या है सर फॉर्मूला, फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, हाँ जी, कहाँ से आया फॉर्मूला, बेटा डेरिवेशन आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा डेरिवेशन के लिए कुछ नहीं सोचना है, आपको बस ये फॉर्मूला देखना और इसकी एप्लीकेशन देखनी। इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है बेटा, 4 केस होते हैं इसकी एप्लीकेशन आती है, 4 केसेस पढ़ेंगे और आपका चैप्टर बेटा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक अलग से सेशन लूंगा, अलग से सेशन लूंगा थर्मोकेमिस्ट्री का, इसमें हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री को नहीं मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आगे बेटा हैं, तुम्हारे भी ऑर्डर किया है बेटा, चाय कॉफी पिज्जा बर्गर भेलपुरी, है ना, सेव पूड़ी पानी बताशी गोलगप्पे, है ना, सब ऑर्डर कर दिया है बेटा, है ना, आपके घर आता ही होगा ना, जलेबी दूध जलेबी कचौड़ी कड़ी कचौरी, है ना, सब आ रहा है बेटा आपके घर भी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखो बेटा क्या केस है, 4 केसेस पढ़ने। केस वन, केस वन क्या है, केस वन ये बोल रहा है कि जो एंथैल्पी है वो तो नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज हो रही है, और जो एंट्रोपी है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या,
एनर्जी डिक्रीज, एंथैल्पी नेगेटिव है ना तो एनर्जी डिक्रीज, और एंट्रोपी पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज। जरा देखना, एंट्रोपी इंक्रीज। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, ध्यान यहाँ लगाएंगे। क्या डेल्टा एस पॉजिटिव है? हाँ जी सर। टी, टी भी पॉजिटिव है, टी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक नेगेटिव साइन बाहर दे रखा है, हाँ जी। इसका मतलब अगर मैं ये वाला ग्रुप लूं, देखो, तो ये वाले ग्रुप में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या बना, ये वाला ग्रुप क्या नेगेटिव बन गया आपका? हाँ जी सर, बन गया सर। और डेल्टा एच हमने केस जो लिया है, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर ये भी नेगेटिव है, ये वाला टर्म भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या ऑलवेज नेगेटिव आएगा? क्या डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगी? बेटा डेल्टा एच भी नेगेटिव है, और ये जो मैंने बॉक्स लिया ये भी आपका क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -2 -3 -5 ही तो आएगा, हमेशा ही माइनस में रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस वाले केस में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज, ऑलवेज। और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो इट इज व्हाट? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। एक बात ध्यान रखना, ये अल्टीमेट कंडीशन होती है जब एनर्जी डिक्रीज हो जाए और एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए। एनर्जी डिक्रीज हो जाए और जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाए, दिस इज द अल्टीमेट कंडीशन। हमेशा प्रोसेस क्या रहता है इसमें? स्पॉन्टेनियस रहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसी का ही सपोज करो मैं उल्टा कर देता हूं। नेक्स्ट केस क्या बनाता हूं? नेक्स्ट केस क्या बनाता हूं? नेक्स्ट केस में बनाता हूं केस 2। क्या केस 2 है? सपोज करो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी इंक्रीज करती है, इंक्रीज कर रही है, और डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब क्या है? एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। सही है? एकदम उल्टा कर लिया, पिछले वाले केस से एकदम उल्टा कर लिया। अब यहां देखिए जरा, यहां देखिए बेटा जरा, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या ये है? हाँ जी, अब सुनना ध्यान से, ध्यान यहाँ लगाएंगे। डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है, तो ये टर्म आ गया बेटा नेगेटिव। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो टर्म है, क्या ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म क्या होगा? एक नेगेटिव यहाँ पे, एक नेगेटिव यहाँ पे, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे, बना देंगे सर, बना देंगे सर। और डेल्टा एच मैंने इस बार देखो क्या लिया है, देखो जरा केस, डेल्टा एच मैंने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, तो ये भी पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, दो पॉजिटिव चीजें हैं, क्या हमेशा वो ऐड होंगी? क्या हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा? बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो देखो नेगेटिव साइन है। अबे नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने कंज्यूम कर लिया, डब्बा क्या बनाया है? नेगेटिव साइन के बाहर बनाया है, तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके ही तो पॉजिटिव बना रहा था। ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो डेल्टा जी है दैट इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और दो पॉजिटिव टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दो केसेस देख लिए हैं जब प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, वो ये रहा। जब प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो, वो प्रोसेस ये रहा। अब क्या है? अब क्या है? अब यहां देखो तीसरा केस। अब यहां देखिए तीसरा केस। क्या तीसरा केस है? तीसरा केस ये है, सपोज करो डेल्टा एच बी नेगेटिव, डेल्टा एस बी नेगेटिव, मतलब एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, और एंट्रोपी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों ही बेटा क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। अब जरा यहां देखिए, जरा यहां देखिए, क्या लिख सकता हूं? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो था। हाँ जी, अब सुनना ध्यान से, ये देखो, ये देखो,
एंट्रोपी इज नेगेटिव, मतलब ये जो डेल्टा एस है दिस इज नेगेटिव, ठीक है सर। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव, सही बात है। अब ये नेगेटिव साइन अगर मैं क्लब कर दूं तो यहाँ पे देखो जरा, ये नेगेटिव, हाँ जी, ये भी नेगेटिव, हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव क्या बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया, बिल्कुल सी। अब जरा डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे अलग केस है। क्या केस है, एक टर्म तो है नेगेटिव, एक टर्म है आपकी पॉजिटिव। हमको क्या देखना है, हमको हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बना, हमको हमारा प्रोसेस क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है। तो अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये वाली टर्म छोटी कर दूं, क्या देखो ये तो नेगेटिव है, इसकी वजह से तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। ये वाली टर्म छोटी होनी चाहिए ना, ये जो येलो वाला डब्बा है ये छोटा होना चाहिए, है ना। जैसे सपोज करो ये है आपका -10, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जैसे +8 हो तो टोटल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जैसे सपोज करो +9 हो तो टोटल क्या हो जाएगा, -10 और +9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे सपोज करो -5 हो, सॉरी +5 हो, +5 हो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, सॉरी। ये तो आपका नेगेटिव है तो यहाँ तो मैंने ले लिया -10, ये आपका पॉजिटिव है तो मैंने लिया सपोज करो +4, क्या आएगा, -6 आएगा। तो मेरे को ये वाली टर्म छोटी लेनी है, येलो वाली, ये वाली टर्म छोटी लेनी है। तो अगर ये टर्म मुझे छोटी करनी है तो क्या मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा, टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूंगा तो ये ओवरऑल टर्म छोटी हो जाएगी, सही बात है। तो जो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो स्पॉन्टेनियस आ रहा है प्रोसेस, लेकिन कब आ रहा है, एट लो टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो ही ये येलो वाली चीज कम हो जाएगी, तो ही ये पॉजिटिवनेस कम हो जाएगी और ये नेगेटिवनेस डोमिनेट करने लग जाएगी और डेल्टा जी क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा। हमें बेटा डेल्टा जी को नेगेटिव ही करना है, हमें अल्टीमेटली इस नेगेटिवनेस को डोमिनेट कराना है। तो नेगेटिवनेस को डोमिनेट कराने का क्या तरीका है, इसको बेटा कम कर दो, इसको कम कर दो, तो इसको कम करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर कम कर दो, लो टेम्परेचर ले लो, ठीक है। एक और केस, लास्ट केस है बेटा, लास्ट केस है बेटा, केस 4 क्या है, जब डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, मतलब एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है। अब देखो जरा यहाँ पे लास्ट केस है, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या ये था, हाँ जी। अब सुनना ध्यान से, ये टर्म, क्या ये टर्म पॉजिटिव है, डेल्टा एस एस पॉजिटिव, डेल्टा एस एस पॉजिटिव, ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव, हाँ जी। टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव, हाँ जी। अच्छा ये देखो जरा, ये जरा देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्या यहाँ पे मैं नेगेटिव बोल दूंगा, सही है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है सर। अब अगेन वो केस बन गया कि जहां पे एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। अब मुझे डोमिनेट किसको कराना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, हमें जो डेल्टा जी रखनी है वो नेगेटिव रखनी है। तो अगर डेल्टा जी आपको नेगेटिव रखनी है तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इसको डोमिनेट करवाओ। अब इसको डोमिनेट कराने का तरीका क्या है, इस टेम्परेचर को बढ़ाओ। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये जो येलो वाला है, ये नेगेटिवनेस है, ये इंक्रीज करेगी, ये डोमिनेट करेगी और अल्टीमेटली आपका जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब दिस प्रोसेस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, लेकिन कब, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। इसी के साथ ही आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है समाप्त, है ना। पीवाईक्यूज बच गए हैं, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस बच गई है, उसके लिए एक सेपरेट सेशन ले सकते हैं हम लोग, है ना, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन बिल्कुल ले सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ जी सर सेपरेट सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है।
थर्मोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बता ही दिया था कि यार एक नई क्लास लेंगे, उसको अच्छी तरीके से फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया है कि अगर बेटा 2 सवाल आए, 3 सवाल आए, मे बी 4 सवाल आए, वो भी आप लोग कर पाओगे नीट के एग्जामिनेशन में। इसी तरीके से बेटा हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स करते जा रहे हैं। अब देखिए बेटा हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। मोल कॉन्सेप्ट कर लिया है, कर लिया है। रेडॉक्स कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया है, केमिकल काइनेटिक्स कर लिया है, सॉल्यूशंस कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, मेजर फिजिकल केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों का हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करें, केमिकल और आयन। एक और चैप्टर बचा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चा रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहा है मेरे से, वो जानता है कि हाँ जी सर टाइमली सिलेबस कंप्लीट भी करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे और शानदार तरीके से सिलेक्शन भी दिलवा देंगे। लेकिन रेगुलरिटी के साथ बेटा आप लोगों को आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बेटा एक क्लास में आए, 4 क्लास में बेटा गायब, फिर कोई नई सीरीज स्टार्ट हुई, फिर एक क्लास में आए, 4 क्लास में गायब। ये हरकत हमें नहीं करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले उठाएंगे। मुझे बताना कि यार आपको क्या वो 2 शॉट में चाहिए, मतलब 2-2 घंटे की 2 क्लासेस ले सकते हैं, या फिर एक ही क्लास हम लोग 4 घंटे की ले सकते हैं, तो उसमें भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, है ना, सेशन को खूब सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चैट सेक्शन बेटा देख रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए ठीक है जी, सेशन को बेटा खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ जी कैसी लग रही है आपको सीरीज, किस तरीके से हम लोग हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोगों को जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो आपको 2 शॉट में चाहिए या फिर सिंगल शॉट 4 घंटे का लेक्चर चाहिए, ठीक है। ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।